नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी एक खूबसूरत से कपलेट से शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का एक बड़ा ही खूबसूरत अशार है, लिखते हैं कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये अशार यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर की यूथ पर बड़ा फिट बैठता है। अगर यहाँ यूथ की हैंड होल्डिंग की जाए, उन्हें सही दिशा दिखाई जाए, उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए तो वंडर्स कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आजकल एशियन गेम्स जारी हैं और मुख्तलिफ गेम्स में हमारे पूरे मुल्क से खिलाड़ी गए हुए जो कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवा रहे हैं और पूरे मुल्क से हमें एजाज़ हासिल है कि हमारे पूरे मुल्क यानी भारत से एक भारत की बेटी वहाँ एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है एज जज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्किस मीर की। बिल्किस मीर आजकल एशियन गेम्स की जज हैं और अपनी और अपने पूरे मुल्क की शान में वो इजाफा कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे फील्ड कोई भी हो, डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, किसी भी फील्ड को ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, आप कहीं भी आप देख लीजिए, हमारी यूथ किसी से कम नहीं है। सिर्फ जरूरत है कि उनकी हैंड होल्डिंग की जाए। आज के इस प्रोग्राम में भी बहुत कुछ है जो आपके लिए हम पेश करेंगे। आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये भी एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, इनसे बात होगी। कौन है बताएंगे आपको, लेकिन पहले आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। हुमैरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआ सब ठीक ठाक है आपकी दुआओं से। जी तबरीज भाई, बिल्कुल वजह फरमा रहे थे आप कि बिल्किस मीर जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रही है एशियन गेम्स में। ये हम सब के लिए एजाज की बात है, फख्र की बात है। इससे बीइंग ए गर्ल एनकरेजमेंट मिल जाती है हम सबको। एंड आई ऑल्सो फर्मली बिलीव कि जो कश्मीरी यूथ है, हम सब में टैलेंट है। All we need is to nourish it, to need someone who can guide us, right? True, very true. और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि हमारे पास होता खजाना है जो हम हमारी देखने वालों के लिए लेकर आते हैं, लेकिन आगाज में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आप पर हैं, तो आप पहले वो जिम्मेदारियां पूरी करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपकी अपने मनपसंद प्रोग्राम दैट इज गुड मॉर्निंग जेएन की। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि हम कभी भी किसी की सोच को अपने बारे में नहीं बदल सकते, इसीलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जिए जिससे हमें खुशी मिले। नाज़रीन, मौलाना रूमी की बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आज रूमी डे है। जी हाँ नाज़रीन, हर साल 30 सितंबर को रूमी डे मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 30 सितंबर 1207 ईस्वी को अफगानिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर बल्ख में उनका जन्म हुआ था और मौलाना रूमी 13 सेंचुरी के एक बहुत ही मकबूल तरीन शायरों में से एक थे। उनकी शायरी को अभी भी पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, पढ़ा जाता है एंड इनफैक्ट ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स एज वेल। साथ ही साथ अल्लामा इकबाल की शायरी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। व्हाट अबाउट यू तबरेज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा मौलाना रूम की बात आपने की, तो मौलाना रूम ने अपना तख्त छोड़ दिया, अपना ईगो छोड़ दिया था एक फकीर के पीछे जी। और वो फकीर थे शम्स तबरेज़। उनके पीछे उनने सब कुछ छोड़ दिया और मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो मुझसे वो जाहिल 1000 गुना बेहतर है। तो ये बात समझने की है कि अगर हमारी तालीम, हमारी तरबियत हमें एक दूसरे से प्यार करना नहीं सिखाती, इंसान को इंसान से जोड़ना नहीं सिखाता, तो उस इल्म का, उस तालीम का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हुमैरा ने कहा कि आज मौलाना रूम का दिन हम मना रहे हैं, तो आप सबको हमारी तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारक। और आज आगे क्या है हमारे पास? राइटली सेड, एजुकेशन इज द पावर। यस एंड एनीवेज नाजरीन, आपको इंतजार रहता है मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। आपको बताना चाहेंगे कि आज श्रीनगर का मौसम खुश्क ही रहेगा। इट विल बी मोस्टली सनी टुडे। दर्ज हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम
21 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी नाजरीन बताते चले कि आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है और एसएसजी रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन जस्ट चेक आउट द नंबर्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल रूम डिस्प्लेइंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स नाउ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये मौसम का और सड़कों का हाल बताने के लिए, क्योंकि हमारे नाजरीन को इंतजार रहता है कि वो अपडेटेड रहें और हम कोशिश करते हैं कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हमेशा की तरह आज भी आगाज में खास तोहफा आप सबके लिए हमने तैयार रखा है। सुनीता धर की आवाज में आज का ये नजराना आप सबके लिए, आइए देखते हैं।
नाज़रीन, इस खूबसूरत सी पेशकश के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, तुझे जानन कि प्रोग्रामस में खास पछन साल अनान थे तिमन बात करान ते आज ते खास अकिस शख्सियत पन्निस स्टूडियोस में दावत दिसम यिथ कन जन तोह में अमे खास डाल ब्रोंठ वोन तो हमारा ते अस कत करान कि आज यम खास मेहमान सन युहद ताल्लुक छु कलमस सत यमन वोत पतिम कह वरी लेखान। ये ऑथर हैं, राइटर हैं और साथ ही साथ ये खाकी वर्दी में भी नजर आते हैं। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात है, SP की हैसियत से काम कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ श्री मनोज पंडिता जी की। मनोज जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। मनोज जी, आप राइटर हैं, राइटर और उसमें भी आपने अफसाने लिखे हैं और वो अफसाने जो ब्रॉडकास्ट भी हो चुके हैं, थिएटर में खेले भी गए हैं जी। और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा आपने कुछ किताबें लिखी हैं जो कोर्स बुक्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगाज जो है वो हमारा रिवायती रहता है, तो मैं चाहूंगा हमारा से कि आगाज करें। जी सर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है कश्मीर में, तालीम और तरबियत के हवाले से भी बताइएगा कि कहाँ से हासिल किया आपने। मैं बारामूला से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर शेरी गांव है, तो वहीं पैदा हुआ हूँ और पास के ही गवर्नमेंट स्कूल हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेरी में पहली मतलब 5th तक शायद हम वहाँ पर 5th तक वहाँ पढ़े। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहगढ़, वो अब शायद गर्ल्स के लिए बनाया गया वहाँ पे। तो मुकामी स्कूलों में ही मैंने अपनी पहली पढ़ाई शुरू की। उसके बाद डिग्री कॉलेज बारामूला आए, तो डिग्री कॉलेज में BSc साइंस फिजिक्स नॉन मेडिकल जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैंने भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म में डिप्लोमा करा। उसके बाद IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन में गए जो दिल्ली में है जी। और फिर उन दिनों मैंने एक और कोर्स फिल्म डायरेक्शन और इसमें भी लिया हुआ था, स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म डायरेक्शन में ओडिशा में लिया था, लेकिन कुछ हालात खराब हुए यहाँ पे, तो फिर वो छोड़ना पड़ा और कंप्लीट नहीं कर पाए। उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। मैं फिर जॉब में लग गया। इनफैक्ट आपका ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का एक सर्विस होता है ट्रैक्स का, मेरा वो एग्ज़ाम पास हुआ था 89-90 में, लेकिन कुछ वजह से उसको ज्वाइन नहीं करे। फिर मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो आपका ऑल इंडिया रेडियो की 3 विंग्स हैं जी, उसमें एक इंडियन इंफॉर्मेशन, उसके ग्रुप B में जर्नलिस्ट आते हैं, एक ग्रुप में तो UPSC से आते हैं, तो दूसरे में जो होते हैं जर्नलिस्ट वो आते हैं। तो मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ, तो 5-6-7 साल तक उसमें रहा मैं। उसके बाद 2000 में मेरा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पास हुआ, तो उसके बाद में पुलिस में SD YSP आया। पुलिसस मज यून ओसा इत्तेफाक किन यो शोख बन्योमुत कि वर्दी चलानी? बाय चांस। बाय चांस? यस। हालांकि दिलस मज ओस कह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट गोस मिलन, अगर बह गोनिक पे जर्नलिज्मस मज तो पत रोज बह जर्नलिज्मस मज बाय चॉइस, मगर गोडनेथ जर्नलिज्मस अलग वक़्त। बिल्कुल, मतलब इस डेस्कस पे बेहान एक्सेलशियरस मज पत स्टेट टाइम्स मज डेस्कस पे अगर स्टोरी लेखान अम स्टोरी हुंद इफेक्ट सिग्निफिकेंस तो अमुक असर ज्यादा, मगर मीडिया मज गई मशरूम ग्रोथ। सो मशरूम ग्रोथ गई तम पे क्वालिटी पे असर। बिल्कुल सही। तो क्वालिटी पे पे असर बेम जन रिक्रूटिंग एजेंसी तमो वो तिम मतलब कुछ नफर तुलान क्या कर तम किन गई कम पे मे बासो है यह थोड़ा सा वन चाम के चाम तो बेस असर कम गोस, मतलब मकल हेन कह तज कंटिन्यूस, तो इस तम सात आए सैटेलाइट चैनल्स, तो इस तथ बासे में बे बासे में लेट मी डाइवर्सिफाई लिटिल बिट, तो बे इंसान सुन असल इंसान युथ पान लेखान वथान बाकियन से तमिस थोड़ा बहुत नजरियात खुलान। मे वो बहुत शीरस मज पैदा गोमुत, सो
तत कोता हेके ऐसित सु तथ टाइमस में, दैट मीन्स 30 years back. एक्सपोजर कोता है शायद हमसे। So exposure means बासे में ना you can man can बाकिन फील्डन मज हेक ट्राई कर। So that's why पत यु कोर तो then it's not up to you तो क्या गसो अलॉट अगर चे तो ऐसो चॉइस दिसमस ति 5-10 चॉइस जस्ट आसन त दिसमस साइन जस्ट जहत 8 कैंडिडेट गए शायद इस थ्रू 58 अस तथ मज शायद पोस्ट इम जना DYSP ने। So that means 1/4 तो यम ति पास आसन गमत 25% अस तथ मज तिमन DSP आसन लगी। So that was it. सर चूंकि आप मुसन्निफ भी हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप राइटिंग की तरफ कैसे माइल हुए अपनी ज़िंदगी में? असल में हमारे घर में ना मेरे मामा और मेरी मदर जो हैं उनको पढ़ने का बड़ा शौक, पढ़ने मतलब हमारे घर में जब मैं छोटा था तो पढ़ना एक तो ये हो गया कि आप स्कूल का पढ़ता है। हमारे घर में तब भी सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र और दीनानाथ नादिम इनकी किताबें रहती थी शेल्फों पे। तो मामा और मेरे मदर जो पढ़ते थे उसके बाद मैं भी पढ़ लेता था। हालांकि फादर थोड़े से सख्त थे, वो कहते थे कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और उसमें रेडियो कश्मीर का भी बहुत ज़बरदस्त हाथ है। आपको मालूम हो कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर जो या आज का आकाशवाणी श्रीनगर जो है ज़बरदस्त, इसके साथ लोग इंटेलेक्चुअल्स बहुत जुड़े रहते थे। सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक ऐसे ज़बरदस्त ड्रामे जिसमें बंशी निर्दोष, हदैकुल भारती, अली मोहम्मद लोन, आप इतना कहें कि मैंने उनको 7वीं 8वीं से सुना है। और फिर जो उनका सुना है और वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करते थे सोसाइटी को, वो मेरे में थोड़ा बहुत शुरू हो गया कि क्या मैं लिख सकता हूँ। मतलब वो उन्होंने बड़ा असर डाला। और बड़े सारे पॉपुलर सीरीज चलती थी उन दिनों। तो पुष्कर बान की एक चलती थी मचाम करके, ठीक है, वो बड़ी ये थी। तो वो तो हाउस होल्ड नेम्स हो गए। अली मोहम्मद लोन का लालजू एंड सन्स एक सीरीज चलता था, ठीक है, आखोस पोहला एक सीरीज थी। इसी तरह बड़े सारे, मतलब कुछ ड्रामे तो नेशनल लेवल पे उनको इनाम मिले। अच्छा, कुछ यहाँ पर एक उनमें था, मुझे नहीं मालूम अभी है, कि जो भी शोहरा आफाक ड्रामा हुआ करते थे चाहे किसी भी जबान में, उसका ट्रांसलेशन होता था और फिर सजूद सैलानी और दूसरे लोग जो हैं उसका ट्रांसलेटेड उर्दू कश्मीरी में वो भी सुनते थे। उसमें मतलब ज़बरदस्त जो भी ड्रामा निगार थ्रू आउट वर्ल्ड रहे हैं उनके ड्रामे, चाहे वो रशियन में होते और जो ज़बानों में होते, हमारे भारत के बड़े सारे, वो भी बहुत मतलब चुने हुए चुनिंदा आप सुनते थे। तो उससे आपका जो राइटिंग की ओर माइल होना, और फिर मतलब मुझे ऐसा लगा, ऐसा बुनस क्या है तो तम साथ ही हम साथ तो गॉड लटी ये सोचूं कि वन में थोड़ा सा क्या लिखूं बकर ट्राई। हाँ, मतलब ये तो था कि हम कर रहे थे स्कूलस मज ओस न त्यूता किन ओस डिग्री कॉलेजस में। बाद में लेकिन जब मैं 92 के अराउंड में एक्सेलशियर में गया तो वहाँ पे आपको बड़ी सारी सिचुएशंस मिलती हैं। एज ए रिपोर्टर, एज ए एडिटर, आपको बड़ी सारी सिचुएशंस मिलती हैं। आप बड़ी सारी सिचुएशंस देखते हैं जो रियल लाइफ होती है। बड़े सारे लोगों की कहानियाँ होती है जिसके आप प्रीव्यू होते हैं, वो आपको कहते हैं जी। तो यही कहानियाँ मैं सुनी, और फिर जब हालात आपको मालूम है कि कैसे हुए, तो फिर तो इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब ह्यूमन इंटरेस्ट आ गया तो हर एक घर में हर एक की अपनी अपनी कहानी थी, वो किस तकलीफ से, किस मुश्किल से गुजरे थे, और इसके बीच बीच में कोई कोई सक्सेस स्टोरी थी। तो ये सारे मैंने सुने, और फिर उनको थोड़ा बहुत जो आप करते हैं उतनी आप ले लेते हैं कि उसको अपने हिसाब से उसमें डालते हैं, शॉर्ट स्टोरीज में डालते हैं। तो मैं 94 के टाइम पे शुरू किया बेसिकली लिखना, और फिर आहिस्ता 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 जमा करता गया, और फिर 2008-9 के पब्लिशिंग शुरू करी। सर, सबसे पहले आपने क्या लिखा था, आपको याद है अभी कुछ? और किसको सुनाया था जिन्होंने आपको इतना अप्रिशिएट किया आगे चलकर? कोई स्टोरी? मैं आपको ये भी बताऊं कि
अगर आप लिख रहे हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा लिख रहे हैं, आपको किसी दूसरे का एप्रिसिएशन का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि मैं अखबार में लिखता था, तो हमारे बड़े सारे कॉलम्स होते थे। तो उस कॉलम्स में हमने एक शुरू किया था तब लुकिंग गिलास करके। लुकिंग गिलास में क्या करते थे कि हम किसी भी सिचुएशन को, वो सिद्धार्थ गिग्गू थे और उनके साथ 2-4 लोग थे, तो उन्होंने शुरू करा था, मैंने मदद करी थी उनकी, तो रमित्रा साहब ने वो थ्रू करा था। उसमें वो हम लिटरली टाइप का शुरू करते थे। 1-2 बार क्या हुआ कि उनका वो कॉलम थ्रू नहीं हुआ किसी वजह से, तो लेकिन हमने कॉलम लिखना था, तो मैंने शुरू किया था। देन मेरे ख्याल से पहला हमने लिखा ऑल अबाउट अ डॉग करके कुछ, मतलब उसमें हम, जैसे आपको मालूम होगा कि एडिट पेज जो होता है, एडिट पेज में उस जमाने में आज भी शायद है, उसके बीच में एक मिडल नाम का होता है। तो मिडल जो होता है, मिडल बेसिकली आप बहुत ही संजीदा बात जो है वो वहाँ पर उसमें हाईलाइट करते हैं, बड़ी ह्यूमरस तरीके से करते हैं। तो जो ये ऑल अबाउट ए डॉग करके कुछ ऐसा मैंने लिखा, उसमें मैंने जो लोग हैं कि उनका उन दिनों शुरू हुआ था कि इस तरह वो डॉग्स के साथ अपना लव करते, लेकिन साथ में हमारे कितने सारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं, तो वो एक आयरनी सी है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि जो आपके पप्स हैं जिनसे आपको प्यार होता है, उसको आप साबुन से और उस तरह से नहलाते हैं वगैरह, आप घरों में रहते हैं, और वहाँ पे जो है स्ट्रीट्स पे इस तरह से वो रेत के साथ खेलते, तो उसी को लेकर देन इट स्टार्टेड। तो द लैंग्वेज वाज इंग्लिश, देन इट वाज इंग्लिश, बिकॉज वो एक्सेलशियर इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। और देन आई थॉट कि नहीं, अब इंग्लिश में आप कितना भी करें, यू कांट बी दैट मास्टर। सो देन नियरेस्ट लैंग्वेज जो थी वो उर्दू थी, और मैं उर्दू में ही पढ़ा हूँ, तो उस उर्दू में शुरू। मनोज जी, नॉर्मली यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है शायरों से काफी ज्यादा, और उन्हें शायरी करना, शायरी सुनना, खासकर जो एज आपकी थी जब आपने लिखना शुरू किया, तब शायराना होता है मिजाज एक यूथ का। आपने शायरी नहीं करी? नहीं, मैं करी है। मेरे एक एल्बम भी हुआ है, लोल करके एल्बम है जी, वो हमने लॉन्च भी किया, वो शाहजहा बशीर ने गाए हैं, और वो रेडियो से, FM से वो चले भी हैं जी। पर चूंकि मैं नस्र में ही, मतलब प्रोज में ही कंफर्टेबल थे। अभी वो शायद मैं, अगर भगवान ने चाहा तो 1-आधे साल में मैं अपनी पोइट्री वाली भी, कश्मीरी में भी और उर्दू में भी वो पब्लिश कर लूँगा। अब ये है कि क्या पोइट्री से ही लोग होते हैं, मगर जब से न्यूज़पेपर का ज़माना हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ साइंस जब शुरू हुआ तो लोग थोड़े लैंग्वेजेस से अलग हो गए। जैसे एक ज़माने में पर्शियन का बड़ा ये था, लेकिन आज के ज़माने में पर्शियन कम पढ़ते हैं। आज लोग MBA करते हैं, डाटा साइंसेज और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उसके चलते अभी आप जो इंग्लिश में जो उनके रहे हैं, मुफक्किर रहे हैं, उन्होंने जो लिखा, या जो वेस्ट के रहे हैं, इवन नाउ थोड़े थोड़े चाइनीज़ के भी आ रहे हैं, हालांकि चाइनीज़ में भी अपने मुफक्किर रहे हैं, उनका उतना असर हमें यहाँ नहीं दिखता। जैसे आपने कोट किया, आपने इकबाल कोट किया, आपने रूमी कोट किया, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, अब प्रोज राइटर्स को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद पोइट्स से थोड़ा दूर हो गए। और अभी भी आप अगर देखोगे डिबेट्स में बच्चों के, तो दे विल बिगिन विद not with the couplets of poets. They will begin with some they will begin with stories or something. हाँ, they will begin the punch lines. ऐसा होता है। So, मुझे लगता है शायद ये प्रोसेस जो है वो 5, 8, 10 साल पहले शुरू हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता। जर्नलिज्म आपने पढ़ा था जी, अखबार में आप काम कर रहे थे, कॉलम्स आप लिख रहे थे, स्टोरीज आप लिख रहे थे। फाइनली जब आपने किताब सोची या अफसाने लिखना सोचा, इसमें किसी ने आपकी मदद की? कोई था मेंटोर जिसने आपको थोड़ा सा समझाया, या इसके जो अपने जो इसमें जो अपना एक कैलकुलेशन होता है, जो ग्रामर इसमें अपना होता है, इसके जो अपने गाइडलाइंस होती हैं, वो किसी ने समझाई या खुद सीखनी पड़ी?
नहीं, असल में आप जो करते हैं आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप लिखते हैं तो एक ज़रूरी सी बात है, लाजमी सी बात है, आप जो आपको लगता है कि ये उसके उस्ताद हैं। जब मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी तो ज़मान आज़ुर्दा साहब हमारे बहुत ही मशहूर, जाने पहचाने, उनको मैंने दिखाई तो उन्होंने बहुत उनको करेक्ट भी किया और फिर उन्होंने उसका पेश लफ्ज़, मेरा जो बुक है मेरी, ये खुशबू कश्मीर करके जो बुक है इसका उन्होंने लिखा। और बाद में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक इसका शॉर्ट स्टोरी है, वो शॉर्ट स्टोरी को उन्होंने कोट भी किया किसी इसमें, कि उनका जो टाइटल था कि कश्मीर के अफसानों में अफसानाए कश्मीर, उसका टाइटल था, लखनऊ में एक हुई थी, कश्मीर के अफसानों में अफसानाए कश्मीर, अफसानाए कश्मीर जी। तो फिर उसमें एक मेरी शॉर्ट स्टोरी है सेब करके, सेब पर लिखी हुई है, तो उन्होंने उसको कोट करा हुआ था। सो उनकी बड़ी मदद मिली मुझे। इसी तरह जब निसार नसीम साहब हैं हमारे, बहुत ही अच्छे यहाँ रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, तो उनके साथ मेरा संपर्क हुआ उनसे, तो उन्होंने मेरा पहला प्ले पासिक दर करके ब्रॉडकास्ट करा। उन्होंने फिर मेरे जो भी ड्रामे यहाँ से नशर हुए रेडियो से, उनकी उन्होंने मतलब जहाँ जहाँ पे उनको लगा कि इसमें ज़रूरत है, और फिर हमारी दूसरी बुक जो है वो आपकी दूसरी बुक पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन को बताना चाहेंगे ये जो खुशबू कश्मीर है, ये पहली बुक जो शाया हुई थी मनोज जी की, इसमें अफसाने हैं, ये अफसाने मतलब शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन्हें आप कभी भी मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा कि उस एज में जब मनोज जी मतलब आगाज ही किया था, इनकी राइटिंग में कितना दम था वो आपको इस बुक से पता चल जाएगा। मनोज जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और आपकी बाकी किताबों पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, इस ब्रेक के उस पार मिलेंगे अपने प्रोग्राम में। नाम है गुड मॉर्निंग JNK। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है मनोज कुमार पंडित साहब, जो कि एक राइटर हैं। इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। इंडिया इज ग्लोबली एक्नॉलेज्ड वाइब्रेंट स्पॉट, अमित शाह एड्रेसेस 118th एनुअल सेशन ऑफ PGDCCI। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि खवातीन रिजर्वेशन बिल सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूरी मिल चुकी है। जी दैट्स अ गुड न्यूज़। जी एक और सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, DAK। सयाहत को फरोग देने के लिए मरकजी वजारत दाखिला का अहम फैसला। लद्दाख में सरहदी सयाहत को बढ़ावा देने के लिए गैर मुल्की सयाहों की हौसला अफजाई की जाएगी। जी, वन मोर स्पोर्ट्स न्यूज। इकबाल स्पोर्ट्स गैलेक्सी ड्रॉ 2-2 इन श्रीनगर प्रीमियर लीग एंड जम्मू एंड कश्मीर अंडर-14 बीट तेलंगाना इन नेशनल चैंपियनशिप। जी, तो स्पोर्ट्स की बात की है तो स्पोर्ट्स के ही हवाले से एक और खबर इस अखबार से। इंडिया बैग्स 5th गोल्ड इन शूटिंग एट एशियन गेम्स, वुमेन्स टीम स्ट्राइक सिल्वर। ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा
इसी अखबार की स्पोर्ट्स पेज से सुर्खी है, डोमिनेंट इंडिया बीट मलेशिया 6-0 इन वुमेन्स हॉकी। जी हाँ, वुमेन्स बहुत काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। You have to appreciate Yes, that. we do. थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है, रवा साल खत्म होने से पहले उधमपुर बारामूला ट्रेन चलेगी। वजीर आजम मोदी के दौरा जम्मू व कश्मीर के दौरान इफ्तिताह का इम्कान। जी एक और खबर इस अखबार से लिखते हैं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वादी में रूह परवा मजालिस का एहतमाम। मैं माफी चाहूंगा, पढ़ने में गलती होगी। दरगाह हजरत बल में इज्तिमाई अजीम। कुटवा में बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक 2 मोटर शेल्स बरामद। तो ये कुछ खबरें थी जो आज के अखबारों से हमने ली, और हम बात कर रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान से। जी हाँ, आज के हमारे इस शो की जीनत बनकर बैठे हैं आज के हमारे खास मेहमान जनाब मनोज कुमार पंडिता साहब। मनोज जी, किताबों का सिलसिला जब शुरू हुआ, पहली किताब आई खुशबू कश्मीर, उसके बाद आपने अपनी दूसरी किताब का जिक्र किया। जी, ये किताब क्या है, कब शाया हुई और उसमें क्या कुछ लिखा है? ये किताब असल में 1994 2000 के अराउंड में एक प्ले बिखरे बिजडे करके मेरा जम्मू में समूह थिएटर के एक बड़े जाने माने सुधीर महाजन है, उन्होंने प्ले करा हुआ था। दिस वाज अबाउट द सिचुएशन, जब उससे क्या हालात हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब पर्टिकुलरली कश्मीर में, तो उसको चलकर हमने बिखरे बिजडे एक प्ले करा हुआ था। उसके बाद फिर शॉर्ट स्टोरीज आई, तो कुछ शॉर्ट स्टोरीज को मैंने कन्वर्ट किया इन प्लेस, जो रेडियो से निसार नसीम साहब की वसातत से और ऑल इंडिया से पब्लिश हो गए आकाशवाणी श्रीनगर। फिर मैंने इनको कंपाइल करा, मैंने सोचा कि ठीक है अब हम इस पे इस बीच में एक मैंने सीरीज लिखी रेडियो के लिए ही, नूर करके, दैट वाज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, कि एक छोटी सी बच्ची सड़क से कैसे वो पहुंच के फिर एक एंटरप्रेन्योर बन जाती है। तो वो वाला किया उसमें। तो 5 ये ड्रामास की एक एंथोलॉजी 2013 के अराउंड में फिर पब्लिश की, क्योंकि आपको मालूम है पुलिस में वक्त जो है नहीं मिलता है। हाँ, तो फिर भी कहीं कहीं से निकाल कर ये, और इन दोनों बुक्स को पब्लिश करा। पब्लिश करने में मेरी मदद कल्चरल एकेडमी ने की। तो वो उनकी थोड़ी बहुत मतलब अच्छी मदद उनकी रही। उसके बाद हमने की। सर, क्या ये किताब सिर्फ उर्दू में लिखी हुई है या आपने इसको ट्रांसलेट भी किया कश्मीरी में? एंड इज इट अवेलेबल इन द मार्केट? हाँ, इट इज़ अवेलेबल, गुलशन के पास है। और साथ में ये है कि वो भी इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, लेकिन जो मेरी खुशबू कश्मीर हैं उनका हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन हुआ है। राबिता करके वो पब्लिश शायद अगले साल हो जाएगी। वो इस साल ही रेडी थी, लेकिन क्योंकि इस बीच में मेरी एक और बुक थी जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे, उसको थोड़ा स्टैगर करके अगले साल हमने पब्लिश करा। मनोज जी, आप पुलिस महकमे में हैं जी। पुलिस में नौकरी हुन बड़ स्ट्रिक्ट माहौल, वर्किंग आवर्स ज्यादा उस टाइम सू यम सात तुम बिहित लेखान तुम कर मौका मिलान लेखन, या कुछ टाइम तुम चुनान लेखन खतर? अत में चुनन वाली तो बात तो है नहीं। देयर इज टू मच ऑफ यू हैव टू डिवोट, मतलब आपका वर्किंग आवर जैसे आपने कहा। लेकिन फिर भी कभी छुट्टी अगर हो और हमारे हालात माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, तब तो वक्त अच्छा मिल जाता है जी। लेकिन फिर भी ऑफ आवर्स में, क्योंकि समाजी ज़िंदगी जो है पुलिस ऑफिसर की थोड़ी उतनी रिस्ट्रिक्टेड है जी। तो क्योंकि मैं पहले से ही इसी में था, तो कागज़ कलम बहुत आसानी से मिल जाता है और कहीं पर भी बैठ के आप लिख लेते हैं। तो अभी आज के ज़माने में अगर आप कुछ करना चाहे तो आप मोबाइल पर ही भी टाइप कर सकते हैं। हाँ, तो पहले ज़माने में आपने कलम और वो ढूंढना था जी। तो डायरी और वो मेरे साथ में ही रहा है थ्रू आउट लाइफ, मतलब पेन एंड डायरी इज शॉर्ट ऑलवेज विद यू, इट इज ऑलवेज विद मी। मेरे सिरहाने पे होगा, मैं जहाँ भी जाऊँगा वो साथ रहेगा। तो जो भी उसको बाद में वो इसी तरह से टाइम
मिला, और मिला के मतलब ढूंढ के निकाला, मैनेज करा। उसके बाद आज तक कितने अफसाने लिखे हैं आपने कुल मिला के? तकरीबन 20 होंगे, 12 ये पब्लिश हुए हैं, 7-8 और रेडी हैं, तो उनको मेरे ख्याल से करेंगे। 20 अफसाने आपके हैं जी जो लिखे हैं आपने। मनोज कुमार पंडिता जी के दिल के नजदीक कौन सा अफसाना है? असल में जो आपका क्रिएटिव प्रोडक्ट होता है वो आपको अपने बच्चों की तरह होता है। आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ये ठीक है और ये इस तरह है। हाँ, ये ऐसा होता है कि कोई कोई ड्रामा आपको, मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे क्या मतलब आई फील दैट कि तभी तो मैंने मतलब, हाँ, क्योंकि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हैं जी। मतलब मैंने ड्रग्स पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है, और उसके बाद मैंने जो परेशानियां यहाँ हुई, उसके बाद जो लोगों को इफेक्ट हुआ, उनके घर जले गए, जलाए गए, जल गए, या लोगों की इमलाक, या खुद लोग जी गए। अच्छा, उसके साथ साथ फिर जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे छोड़कर चले गए, ऐसी परेशानियां, उन सब को मुझे तो मतलब सारे ही अच्छे बराबर ही लगते हैं मुझे सर। क्या आपका पसंदीदा कोई सब्जेक्ट है जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहते हैं? पसंदीदा, असल में जो ये लिखना है ना जी, पसंदीदा सब्जेक्ट, दो तरीके के राइटर, एक राइटर होता है कि जैसे आजकल या किसी में कि आप एक थीम दे देते हो और थीम पर लिखवाते हो जी, और लिखवाना होता जी, और एक होता है कि आप खुद, आपको लगता है कि मुझे ये इस पे लिखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि मैं बेसिक एक ट्रेंड जर्नलिस्ट रहा हूं, तो आपको लगता है कि ये एक कहानी है, तो इस कहानी को लिखा जाना चाहिए। बेसिकली हम तो खुद क्रिएट नहीं करते हैं जी, हम जो पूरा ये जो दुनिया है यहाँ पर, जो लोगों के रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस आप देखते हो, तो वो अफसाना होता है, इट इज ऑलरेडी एक्चुअली इन द सोसाइटी। हाँ, इट इज ऑल, आप उसमें से उसको तराश कर निकालते कि मैं इतना ही पार्ट ले जाऊंगा। तो उस वजह से कि आपको क्या पसंद आएगा, क्या लिखना रहेगा, मुझे लगता है कि हम तो बेसिकली पिक करते हैं, चुराते ही हैं, जो ओवरऑल जो इतने सारे ड्रामे चल रहे होते हैं, इतने सारा हो रहा था लोगों की जिंदगियों में, उसी में से पिकअप करके उसको तराश के कि हाँ जी, जिस तरह आप पूरी जिंदगी में से एक किसी का स्नैप लेते हैं, तो दैट एक मोमेंट ले लेते हैं ना जी, तो सेम इज हियर, दैट यू टेक आउट समथिंग, शॉर्ट स्टोरी ऑफ समबडीज लाइफ, एंड दैट्स इट। सर, क्या आप सिर्फ रियलिटी बेस्ड टॉपिक्स पर ही लिखते हैं या कुछ फिक्टिशियस भी? और ये भी बताइएगा कि लिखने के दौरान कैसी कैफियत रहती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? जो राइटिंग फिक्शन और इसके बीच में ना, फैक्ट और फिक्शन में कोई, अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपको कोई फर्क दिखेगा नहीं। फिक्शन जो होता है वो फैक्ट ही होता है, सिर्फ उसके जो कैरेक्टर्स है ना वो बदले जाते हैं, और कुछ परिस्थितियां और वो बदले जाते हैं, अपने हिसाब से उनको आप टोन करते हो। तो बीच का जो लाइन है वो हिसाब मेरे ख्याल से, अच्छा अब ये है कि अब जैसे आप कार्टून्स की वर्ल्ड है ना, तो वहां पर क्या करते हो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको वो कार्टून जो है वो असल जिंदगी में भी समाज का हिस्सा ही लगता है, समाज का हिस्सा। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन जो आपको उसमें लगेगा, जो आपको उसमें लगेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि देयर इज नथिंग लाइक दैट कि हाँ, अब ये है कि उसको फैक्ट पर जब आप ट्रेवलॉग्स और एक्स्ट्रा लिखते हैं तो वो आपको लगता है कि हाँ यार ये फैक्ट है, जबकि वो वाला पार्ट जो है वो फिक्शन में उसको आप कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिक्शन में फैक्ट छुपा हुआ होता है। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं जब हम फिक्शन की बात करते हैं, फिक्शन आप अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें, फिक्शन को अगर आप ध्यान से लें तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ की किसी न किसी मोड़ पर आपको वो कुछ देखने को मिला होगा, उस फिक्शन का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, क्योंकि जैसा कि मनोज जी ने कहा कि एक छोटा सा थॉट आप ले लेते हैं सोसाइटी का, छोटा सा एक थॉट चुराते हैं आप सोसाइटी से, और उसी को आप फिर कागज कलम पर उतार देते हैं और उसे पूरी एक शक्ल देते हैं आप, एक ड्रामे की, एक अफसाने की, जो मनोज जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। मनोज जी, 2 किताबों के बाद आपने कहा कि एक और किताब आपकी जिस पर आप बात करना चाह रहे थे, उस किताब के हवाले से कुछ बताएं।
ये जो बुक है इसका नाम शारदा है, ये असल में पीओके में पब्लिश हुई थी जी। ख्वाजा अब्दुल गनी ने लिखी हुई थी। अब जी, तो ये बुक मुझे किसी दोस्त के वसातत से जी मिली, जर्नलिस्ट दोस्त है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि उर्दू में थी तो मैंने इसको पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये शारदा, जो शारदा माई है, शारदा स्क्रिप्ट है, जो पीओके में एक शारदा पीठ है, यूनिवर्सिटी रही है, लाइब्रेरी रही है, ठीक है, जो हमारे यहाँ से कश्मीर का एक फाउंटेन हेड रहा है। तो मैंने सोचा कि जो बेशतर लोग हैं जिनको शारदा के प्रति वो आस्था है, मतलब रिलीजियस है, तो वो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा। तो देन आई स्टार्टेड कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं। अच्छा। तो आफ्टरवर्ड्स मैंने उसका ट्रांसलेशन किया एंड इट टुक मी 1 or 2 years। तो उसके बाद दिस इज इन उर्दू, जो वहाँ से गुलाम नबी ख्वाजा अब्दुल गनी ने लिखी थी, और ये हेडमास्टर है वहाँ पे। आपने उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में ख्वाजा शेर, उसके बाद मैंने इसका ट्रांसलेशन। इस किताब में लिखा क्या है? व्हाट इज इट अबाउट? जैसे मैंने अभी कहा कि हल्का हमने जिक्र भी किया कि शारदा पीठ जी, ये एक होलिस्टिक रिसर्च टाइप बुक है जिसमें बड़े सारे जो पुराने जिन्होंने लिखा है जी, इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। जिन चैप्टर्स में सबसे पहले चैप्टर है कि शारदा के बारे में और लोगों ने क्या लिखा हुआ है, और लोगों में कौन, जैसे राज तरंगनी में शारदा के बारे में क्या लिखा गया है, अलबरूनी शारदा के बारे में किताब हिंद उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने क्या लिखा। फिर एक एर्लस्टेन है जिन्होंने राज तरंगनी का ट्रांसलेशन किया, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा। एक मेजर बेट्स करके हैं, डिफरेंट जो बड़े अच्छे मुहर्रिक गुजरे हैं, उन्होंने शारदा के बारे में क्या लिखा। और ये शारदा अभी वहाँ पर है, और 1947 तक उनकी यात्रा होती थी जो कुपवारा, गुची और उस जगह से निकलकर वहाँ। अच्छा, फिर इसके बड़े सारे फैसेट्स हैं। एक तो इसका जो शारदा स्क्रिप्ट जो अराउंड 11th-12th सेंचुरी में और अभी भी शारदा स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद होगी शारदा की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लोग उस ज़माने में पढ़ने जाते थे, और वहाँ से जैसे आज की डेट में आप इंजीनियरिंग या कुछ करते तो वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वहाँ पढ़ाई जाती थी। उस पर इसका चैप्टर है। फिर उसकी जोग्राफिया का चैप्टर है, जैसे कि ये शारदा है, ये दो संगम वहाँ पर है जिसमें शारदा और किशन गंगा मिलते हैं। उसके सरगुन नदी पर जोग्राफिया में वहाँ पर गणेश घाटी, सिरसला फोर्ट, नारदरा, फिर इसी तरह हारी पर्वत वहाँ पर है। इन सब का जो जोग्राफिया है वो इसमें डिस्कस्ड है। उसके बाद जो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी वहाँ पे गए, आदि शंकराचार्य वहाँ गए हैं। अच्छा, फिर श्री चक्रा का इसमें डिस्कशन है। उसके साथ साथ इसमें उन दिनों अच्छा डिफरेंट दौरों में, डिफरेंट दौर, दैट मीन्स कि जब बादशाह वहाँ पर गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ का विजिट किया है। अच्छा, वहाँ पर पढ़ने कहाँ से आते थे, बंगाल से, केरल से, उसके बारे में बंगाल और कर्नाटक से आते थे, उनके बारे में लिखा गया है इस बुक में। इकोनॉमिक्स क्या थी तब, उसके बारे में कहा गया है। अच्छा, ये जो मंदिर है ये कैसे बना है, इसका कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, उसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, उसके ऊपर छत कैसी थी, और फिर ये सारा कुछ इसमें डिफरेंट इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा कुछ इसमें डिस्कस करा गया है। इसका मतलब कुल मिला के शारदा इन एंड आउट इस किताब में है तकरीबन। मतलब अब ये है कि आप रिसर्च को कहीं रोक नहीं सकते हैं, यू कैन हैव रिसर्च इन वॉल्यूम्स, बट जो कोशिश ये करी है कि मैंने जो हमारा पास्ट है, जो हमारा माजी है, उसको हम अपने हाल और मुस्तकबिल के साथ जोड़ लें, और उन लोगों को मालूम पड़े जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या आज की जो पीढ़ी है कि ये चीज़ क्या है, और आम फाम जबान में, अंग्रेजी या इसमें
कि वो उसको जान सकें। आपको दूसरी चीज़ों पर, लेकिन इस पर इस तरीके की एक बुक कम अवेलेबल थी, तो वो उसी गैप को भरने की कोशिश की। वंडरफुल सर, वी विल गेट थ्रू वेरी सून। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहते हैं कि टू बी अ गुड राइटर वन शुड बी अ गुड रीडर एज वेल। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपके पसंदीदा कलमकार कौन है, जिनका कलाम आप पसंद करते हैं पढ़ना? लिखने में मतलब कभी मौका मिलता है पढ़ने को तो किसको पढ़ना पसंद करते हैं? किसके अफसाने पढ़ते हैं आप? मंटू, कृष्ण चंद्र जी। और असल में एक बुक आई थी रीडर्स डाइजेस्ट का, जी आती थी, उनका एक कलेक्शन आया है 100 शॉर्ट स्टोरीज, बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वेस्ट में जब आप पढ़ते हैं तो गार्डे मोपासां, उसको पढ़ना बड़ा अच्छा। ओ हेनरी इज अ वेरी गुड राइटर। उससे मुझे मतलब उसकी टेक्निक जो है लिखने की बड़ी अच्छी लगी है। और सैमुअल बेकेट के जो प्लेज हैं वो अच्छे लगे हैं। इवन जो हमारे इंडिया में बड़े सारे हैं उनका लिखा हुआ अच्छा। विजय तेंदुलकर का है, फिर आपके मुंशी प्रेमचंद का, तो उनकी कहानियां तो क्या कहना, मतलब उसका वो मतलब मैं उस हिसाब से कहता हूं। बहुत खूब। और जैसा कि आपने कहा कि ये शारदा जो किताब है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ये पढ़ना हमारी यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी यूथ को पता होना चाहिए कि हमारा माजी जो है वो कितना शानदार रहा है, हम किस लेवल की सिविलाइजेशन से आए हैं, उन्हें ये मालूम होना बहुत। सिविलाइजेशन में बहुत जबरदस्त बात यह है कि शारदा जो है जैसे सरस्वती है, गॉडेस ऑफ लर्निंग। यस। तो हमारे पास्ट में लर्निंग पर ज्यादा थ्रस्ट है, मतलब ये कोई वारफेयर वाला स्कूल नहीं था। जी। जो स्कूल वेयर शारदा इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, लिटरेचर, आर्ट। तो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आज से 2000 साल पहले हम लोग अगर थ्रस्ट देते थे, वो किस पर थ्रस्ट देते थे? पढ़ाई पे। जी। मनोज जी, पुलिस की नौकरी जी और साथ में लिखने का शौक जी, ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग है। ये दोनों में टाइम देने के बाद फैमिली को टाइम देते हैं अब या वहां पर कभी इस पे शिकायत होती है कि वक्त नहीं दे पाते? असल में फैमिली का टाइम जो है जी, मैं तो मानता हूं कि आप हम सब जो है ना अपनी अपनी जिंदगी के सूरज होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द ही हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन घूमते हैं। जी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सेल्फिश भी लगेगा, लेकिन ऐसा अगर हो तो आपकी तरक्की भी उनकी तरक्की होती है। और उनको जो टाइम देने की बात है कि वो आपके साथ कितना टाइम बिताना चाहते हैं और आप उनके साथ कितना बिताना चाहते हैं। क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, फैमिलीज में रहते हैं, तो हर कोई अपने काम में मशगूल भी होता है और होना भी चाहिए। और असल में अगर वो लोग तरक्की करते हैं, इकट्ठे टाइम गुजारने के बदले मेहनत करके कुछ चीज पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा, हाँ एक बात यकीनी बनानी चाहिए कि आप इकट्ठे खाना खाएं। दोज हु डाइन टुगेदर स्टे टुगेदर, तो वो चीज हम इंश्योर करते हैं। लेकिन दिन के आप 24 घंटे ही एक दूसरे के साथ रहे, वो तो मुमकिन नहीं। हाँ, वो मुमकिन नहीं होता है। लेकिन वी डाइन टुगेदर, जितना भी हो सके एक दूसरे के उसमें रहते हैं। मनोज जी, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल लोग, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि मोबाइल फोन्स पर हम टाइप करते हैं, लिख लेते हैं, लैपटॉप्स हैं, बाकी चीजें हैं। मनोज जी प्रेफर करते हैं लैपटॉप्स पे लिखना, मोबाइल्स पे लिखना, या कागज कलम लेकर? मुझे कागज कलम ही ठीक रहता है। मतलब ऑनेस्टली मैं उस पर भी बहुत सारा काम, क्या पूरा ही काम मोबाइल पे करते हैं। मोबाइल ने उस हिसाब से टाइपराइटर या कंप्यूटर को थोड़ा रिप्लेस किया, लेकिन कलम और कागज चूंकि बचपन से आप रहे हैं इकट्ठे, तो वो आइडिया और उसमें करने में थोड़ा, या तो हम उसको आप बोल सकते हैं कि हम उस जमाने के हैं या उस टाइम के हैं जब लिखना विखना रहता, कागज और कलम से ही होता था। हाँ, अभी आप ये भी देखेंगे कि लोग अब फिर किताबों की तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हाँ, वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि फिजिकली आप उस चीज को किताब को फील करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने ये शारदा किताब बताई, इसको जब हाथ में लेता है इंसान तो एक अलग सा फील आता है, एक अलग सी फीलिंग आप मतलब महसूस करते हैं। और जब आप यही शारदा डिजिटली पढ़ेंगे
तो शायद वो फील आपको नहीं आएगा। हालांकि गुलजार का भी बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि ये जो कागज को जब हम पलटते हैं पन्नों को और फिर जुबान पे जो लगाते हैं, वो जो चाशनी सी लगती है इस कागज की, वो फील अलग सा होता है, वो एक वो महसूस करने वाली बात है। मनोज जी, फैमिली में आपके कौन कौन है? मेरी वाइफ है, फादर अब नहीं रहे, मदर हैं, बच्चे हैं। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। क्या आपका जो शौक है आप अपने बच्चों में कहीं देख पा रहे हैं? हाँ, बिटिया ने कभी लिखा है, पर अभी चूंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शायद अभी वो उधर नहीं दे पाएंगे टाइम, बाद में शायद लिखिए। अफसानों के साथ साथ आपने कोर्स बुक्स भी लिखी हैं पुलिस के लिए। वॉज दैट समथिंग कॉल्ड कंपल्शन और यू वांटेड टू राइट समथिंग फॉर पुलिस? नहीं, असल में हर एक चीज़ जो है ना वो हालत से ही होती है। मैं 2004-05 में हैदराबाद में हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमी है, नेशनल पुलिस एकेडमी, जहाँ IPS ऑफिसरों को, तो मैं उन दिनों ट्रेनिंग्स में था जी, मनीगांव ट्रेनिंग स्कूल में था। तो वहाँ 1-1.5 महीने के लिए जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनकी कोर्स बुक्स देखी और अपनी देखी। उनकी अंग्रेजी में थी, जैसे मतलब ड्रिल एंड वेपन्स इस तरह से। तो मैं वहाँ से बड़ा सारा मवाद मतलब ले आया। तो जब मैंने देखा कि हम जो पढ़ा रहे थे जी, और वो जो पढ़ा रहे थे उसमें मतलब उनका फर्क था जी, तो फिर मैंने उसको ट्रांसलेट करके अपने लोगों के लिए बनाया जी, क्योंकि ये सारे लोग तो वहाँ जा नहीं पाएंगे जी। तो वो कोर्स बुक मैंने बेसिकली इसलिए से कि वो अगेन वो दैट गैप ब्रिज हो जाए जी। उसमें बड़े सारी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ उन दिनों उनकी प्रिसी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी जी। बाद में उस वजह से फिर वो गैप फिल कर दिया जी। सर, आपने अभी बताया कि आपने ड्रग्स के ऊपर भी कोई किताब या प्ले किया था, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इस वक्त अभी करंटली उसकी काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। असल में एक शॉर्ट स्टोरी है मशवरा, और उसका बाद में ये भी बना प्ले भी लिखा हुआ था जी। तो इट इज़ वो एक कहानी है एक लड़के की, उसको जैसे वीव किया गया है, एक राइट टू डेथ करके एक चला था कि आदमी को मतलब राइट होना चाहिए कि वो यूथेनेसिया उसको कहते हैं जी, कि वो अपने आप को मार सके अगर बड़ी देर तक रहे। तो कहानी कुछ ऐसी है उसमें कि एक बच्चा है जो पढ़ाई में ठीक होता है लेकिन एस्ट्रे हो जाता है, और फिर तो उसके फादर जो कहते हैं कि इसने मेरी तो इतनी हालत ख़राब करी हुई है तो आई विल किल हिम बाय गिविंग एन इंजेक्शन। डॉक्टर होता है तो, लेकिन वो सुन रहा होता है और उसकी मदर उससे अवॉइड कराती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वो ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो जो बेटा है वो ये सुन रहा था। देन ही सेड कि जो माता पिता मुझे इतना प्यार कर रहे थे और अब वो मुझे इंजेक्शन से मारने की कोशिश करते। देन ही टर्न्स जी। तो क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मतलब प्ले जब आगे बढ़ता है तो वो डॉक्टर खुद बीमार हो जाते हैं। तो वो इतने बीमार हो जाते हैं कि ही कैन नॉट मूव, मतलब वो मूव नहीं। तो फिर उनकी मदर उसको कहते हैं कि तुम भी तो आप डॉक्टर बने हो, तो तो वो उसको कहता है कि जो जिंदगी है वो खुदा की है ठीक है, और तब हम ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। तो वो जो दोनों के मशवरे होते हैं वो दोनों ही उस पर अमल नहीं होता है, लेकिन मशवरे के अंदर में ये मशवरा कि अपनी ज़िंदगी जो अपनी है वो किस तरह से गुजारनी चाहिए जी। तो दिस इज अबाउट उस पूरे में हमने कोशिश की है कि ये समझाई जाए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और मशवरे को ये बना के, हम लोग तो मशवरों पे ही चलते हैं ना जी। आपकी जो किताबें आने वाली हैं, जिसमें आपने कहा कि एक पोइट्री की बुक है जो आएगी, क्या कौन सी किताब आने वाली है और कब तक आ जाएगी ये किताबें? एक तो शायद अगले साल में आ जाएगी राबिता, वो ट्रांसलेटेड जो मैं कह रहा था। एक मैं होल इन द फोरहेड करके एक नॉवेल है जो मेरा बड़े टाइम से चल रहा है। अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली उसका मैं रिवाइज करके उसको कर रहा हूँ। वो ऑटोबायोग्राफिकल टाइप है पर है नॉवेल जी। वो शायद 1 साल से ज़्यादा उसमें लग जाए। और पोइट्री भी, मतलब एज ए राइटर आप चीज़ों को एक साथ नहीं करते हो, आप थोड़ा बीच बीच में
टाइम देते हो। एक साल में एक बुक अच्छी रहती है, उसका आप पूरा तशहीर भी कर लेते हो। जो यंग राइटर्स या जो यूथ हमारी अफसाना लिखना चाहती है या इस तरफ आना चाहती है, कैसे आ सकते हैं, उन्हें क्या करना होगा और कैसे वो अफसाना निगार हो सकते हैं? असल में शौक है और उसके बाद लिखना चाहिए, वो अच्छा लिखें बुरा लिखें। इफ यू वांट टू बी ए स्विमर यू शुड जंप इनटू द पूल। ये छोटी सी बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम लिखकर ही मुंशी प्रेमचंद बन जाएंगे। लेकिन जब जहां आप लिखोगे 10 अफसाने या 10 गजल और ये लिखेंगे तो एक आधा तो बहुत ही अच्छा हो ही जाएगा। बिल्कुल। इट इज बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे एक बार मैंने लता जी का सुना, उनको किसी ने कहा कि आप इतना अच्छा कैसे गाती हैं और इतने सारे आपने गाए, तो आप इसका क्या राज है? उन्होंने बोला रियाज। तो इसी तरह इसमें भी रियाज है। यू गो ऑन राइटिंग कंटिन्यूअसली एंड देन यू विल परफेक्ट द आर्ट। यू हैव टू बी इन द गेम टू बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम। वंडरफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, खासकर यूथ के लिए आजकल, दोनों हिसाब से, एज एसपी मनोज कुमार पंडिता साहब और एज ऑथर राइटर मनोज शीरी साहब, क्या कहना चाहिए? मेहनत, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। मेहनत करनी है, जो भी चीज करें मेहनत से करें, दिल लगा कर करें, जोर जबरदस्ती से ना करें। और जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू अचीव सक्सेस। हार्ड वर्क इज द सक्सेस। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम। मनोज जी से आखिर पर एक मुख्तसर सा सवाल, मनोज जी अपनी जिंदगी से कितने मुतमईन हैं? मैं बहुत हद तक मुतमईन हूँ, इन ए वे कि जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक आए, शायद मैं ऐसा सोच भी नहीं पाता था। मतलब आप कहें कि एक गांव का बच्चा, मतलब उसमें से शायद जिस क्लास में मैट्रिक में मैं था, शायद 2-3 ही सरकारी नौकरी कर पाए। एक टीचर रहे, एक शायद क्लर्क रहे, कुछ लोग तो अभी भी कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई और भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो उस ग्रुप से मैं हूँ, 8-10 ग्रुप से। तो यहाँ तक मैं, भगवान का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। इन ए वे हम मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो उस हिसाब से मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव गॉट सो फार इन माय लाइफ। तो और भी वो दुआ ही करते हैं कि अच्छा रहे आगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को अपना वक्त देने का और हमारे इस शो की जीनत बनकर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे मनोज शीरी साहब, एक ऑथर, एक राइटर, और मनोज कुमार पंडिता साहब, एक पुलिस ऑफिसर, जिनसे आज हमने बात की। और आखिर पर मैंने यही कहा कि मेहनत, हार्डवर्क का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। हमारा मेहनत आप भी करती हैं, मेहनत हम भी करते हैं, और तब जाकर हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आप मेहनत करें, आप भी अपने ख्वाब पा पाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत और अपने माँ बाप। होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।